हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी एसिड और बेस क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात एसिड की करें तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H3O पॉजिटिव, यानी कि इनको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयंस, या हम इसको H पॉजिटिव एक्वस आयंस भी कह सकते हैं। तो जब हम वाटर में सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमें हाइड्रोनियम आयंस यानी H पॉजिटिव एक्वस आयंस मिलते हैं। आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो H3O पॉजिटिव लिख दें या H पॉजिटिव लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, तो यहाँ पर ये बना लेगा H3O पॉजिटिव एक्वस, या हम इसको H पॉजिटिव एक्वस भी कह सकते हैं, और साथ में क्लोरीन नेगेटिव हमें मिलेगा। अगर बात करें हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ की, तो एसिड जो होता है उसका टेस्ट सोर होता है, यानी जो टेस्ट होगा एसिड का वो सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है, और साथ में ये कोरोसिव नेचर के भी हो सकते हैं। कोरोसिव का मतलब होता है कि दूसरी सब्सटेंसेस को ये डैमेज करते हैं, और बेसिकली जो मिनरल एसिड होते हैं वो आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और एसिड बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और वीक एसिड में जो है दूसरे एसिड आते हैं, खासतौर से ऑर्गेनिक एसिड हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं मिनरल एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड में जैसे CH3COOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये आपके वीक एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब इनको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे हमने मान लीजिए HCl ले लिया, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव, यानी ये कंप्लीटली जो है वो अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, यानी हर एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड की, जैसे CH3COOH की अगर हम बात करें
तो ये आपका CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल जो है कंपोनेंट आयंस में नहीं टूटता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर मान लीजिए कि HCl ले लिया वाटर के अंदर, तो HCl का हर एक आयन, हर एक जो मतलब आयन होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सारे कंपोनेंट अपने अपने आयंस में टूट जाएंगे, यानी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन इसी तरीके से अगर हम CH3COOH ले लें, तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल जो है अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेंगे, जबकि कुछ मॉलिक्यूल अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है मोर होता है, ज़्यादा होता है, जबकि वीक एसिड में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लेस होता है। तो यहां पर हमने इसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ी, नंबर 1 H पॉजिटिव एक्वस आयंस देता है ये सॉल्यूशन में, नंबर 2 ये सोर इन टेस्ट होता है, नंबर 3 कोरोसिव नेचर का हो सकता है। जो मिनरल एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं वो कम कोरोसिव होते हैं, और साथ में एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो बेसिकली मिनरल एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अपने अपने आयंस में, जबकि वीक एसिड नहीं होते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है तो वो एसिड कहलाता है। लेकिन क्या हर केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर कोई सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन हो तो क्या वो एसिड हो सकता है? एग्जाम्पल हम लेते हैं एथिल अल्कोहल, और ग्लूकोज। अगर इन दोनों को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये अपने अपने आयंस में नहीं टूटते, यानी ये H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं दोनों। तो इसका मतलब ये है कि एथिल अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो दोनों एसिड नहीं होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी मैं बेस और सॉल्ट के बारे में भी बताऊंगा। बेसिकली जो एसिड होता है वो एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जब ये अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं तो ये वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी अपनी मॉल्टन स्टेट में, या हम कह सकते हैं सॉल्यूशन में, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों बेसिस की, तो बेसिस जो हैं उन कंपाउंड को कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये OH नेगेटिव जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें आप देख सकते हैं ये केटाइंस और एनाइंस दिए हुए हैं। केटाइंस बेसिकली वो आयन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और एनाइंस नेगेटिव। तो केटाइंस जो हैं वो पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं, और एनाइंस जो हैं वो नेगेटिव आयंस कहलाते हैं। और बेसिकली एसिड, बेस और सॉल्ट जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें कि अगर हमें मान लो इनमें से कोई मॉलिक्यूल बनाना हो, जैसे हमने देख लिया कि सपोज यहाँ पर हमने ले लिया H पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन जो है कैटायन है और इसकी वैलेंसी एक +1 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसने ये दे सकता है। इस तरीके से क्लोरीन नेगेटिव, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी 1 है, लेकिन इसकी +1 है, इसकी -1।
तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाते वक्त जो है वो प्लस माइनस ना देख के सीधा इसकी वैलेंसी 1 इसकी 1, तो क्रिस क्रॉस हो जाता है, ये वैलेंसी इधर आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा HCl। ऐसे ही अगर हम देख लें सोडियम सल्फेट, तो जैसे Na की +1 होती है और सल्फेट की 2- होती है। यहाँ पर ये जो होते हैं इनको हम रेडिकल्स कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो आयन की तरह जो है बिहेव करते हैं। बेसिकली आयन ही होते हैं लेकिन ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ सल्फेट की वैलेंसी 2 है और सोडियम की +1, तो यहाँ पर इसका फार्मूला बनाने के लिए 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4। लेकिन कभी कभी इस तरीके से भी होता है, जैसे मैग्नीशियम ले लें और सल्फेट, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, सल्फेट की भी 2-, तो ये Mg2SO4 2, और इसका सिंपल रेशियो ले लेंगे 2 1 2 2 1 2, तो ये हो जाएगा MgSO4। तो इस तरीके से आप फार्मूले यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम अगर बात करें जैसे बेसिस की हमने बात करी, तो बेसिस जो होते हैं वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन जो है देते हैं, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा Na+ और OH नेगेटिव आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है, अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोक्साइड आयन जो है अपने सॉल्यूशन में दे रहा है तो वो कंपाउंड बेस कहलाएगा। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसा मैंने बताया, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये प्रोवाइड कराता है वाटर में, दूसरा ये जो है इनका टच जो होता है वो सोपी होता है, साबुन जैसा, सोपी इन टच, और तीसरा जो है ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी डैमेज करते हैं चीज़ों को, हमारे स्किन को भी ये डैमेज कर देंगे, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी रेड लिटमस को ये ब्लू में चेंज कर देते हैं, यानी कि दे चेंज रेड लिटमस पेपर इन ब्लू या सॉल्यूशन। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी इलेक्ट्रोलाइट के जो है कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं ये वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली आयनाइज, बिल्कुल एसिड की तरह ही इनका भी डेफिनेशन है कि जब इनको आप वाटर में डालेंगे तो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएंगे। और बेसिकली जो इसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में, वो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये जो हैं आपके वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जब इनको आप वाटर में डालेंगे जैसे NaOH + H2O, तो ये पूरी तरीके से Na+ यानी अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, यानी हर एक मॉलिक्यूल। और इनको हम एल्काली भी कहते हैं, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हैं इनको हम एल्काली भी कहते हैं। अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस वो बेस होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, यानी उनके कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहते हैं और आयनाइज नहीं हो पाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस में आता है। इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका वीक बेस में आता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस में आता है। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस में मिलाए जाने पर एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड
कराते हैं। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये दोनों जो हैं, जब हम एसिड या बेस सॉल्यूशन में इनको ऐड करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। इसके साथ साथ एक और इंडिकेटर होता है एक तरह का, जो स्मेल की बेस पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस। उनको हम कहते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये पर्टिकुलर कुछ स्मेल जो है देते हैं। जब इनको एसिड और बेस में ऐड किया जाता है तो ये खास तरह की स्मेल देते हैं। तो इनको हम ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, जो कलर की बेस पर जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी जो कलर प्रोवाइड कराते हैं। तो नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर में जो है, इसमें हमारा टर्मरिक है, दूसरा लिटमस, लिटमस भी नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर है, चाइना रोज यानी गुड़हल जो होता है, रेड कैबेज जूस। तो ये आपके जो हैं नेचुरल इंडिकेटर हैं। और सिंथेटिक में जो है बेसिकली फिनोल्फ्थलीन है, और लिटमस को भी हम सिंथेटिक मान सकते हैं, क्योंकि लिटमस भी सिंथेसाइज करके बनाया जा सकता है। तो लिटमस दोनों में हम मान सकते हैं। और दूसरा है इसमें बेसिकली मेथिल ऑरेंज। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो इसमें जो है ओनियन हो सकता है, वनीला हो सकता है, क्लव हो सकता है यानी कि लौंग वगैरह। तो अभी अगर हम बात करें नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स की, तो बेसिकली इसमें हम सिर्फ टर्मरिक और लिटमस वगैरह की बात करेंगे। तो जो टर्मरिक होता है ये येलो कलर का होता है, और टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेस जो सॉल्यूशन होता है बेसिक, सिर्फ उसमें ही जो है कलर प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर हम टर्मरिक को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दें तो इसका जो कलर, बेसिकली टर्मरिक का जो कलर होता है, जो इसका ओरिजिनल कलर, वो येलो होता है। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दें तो ये येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको एसिड सॉल्यूशन में डाल दें तो भी ये येलो कलर ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो ये रेड कलर देता है। यही वजह है कि जब भी अगर जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस पर अगर ग्रेवी या सालन वगैरह गिर जाता है, तो जब हम उसे सोप से धोते हैं, साबुन से, तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्योंकि जो हमारे वाइट कपड़ों पर जो खाने का हल्दी वगैरह का दाग लग जाता है, तो जब हम उसे साबुन से धोते हैं तो साबुन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो टर्मरिक के साथ रेड कलर देता है। तो हम कह सकते हैं टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेसिक इंडिकेटर है, यानी सिर्फ वो बेस के बारे में बताता है। अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस जो है मैं बता भी चुका हूं। लिटमस अगर रेड, ये दो तरह का होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, या किसी पेपर को सोक करके पेपर भी बना सकते हैं। तो एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेस जो है वो ब्लू लिटमस को बेस जो है वो रेड लिटमस को, लिटमस पेपर या सॉल्यूशन को ब्लू में बदल देता है। तो ये आपका लिटमस हो गया। और इसी तरीके से चाइना रोज वगैरह सब दिए हुए हैं,
अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की या कमर्शियल जो इंडिकेटर्स हैं जो तैयार किए जाते हैं लैब में, तो फिनैप्थिलीन जो होता है बच्चों, ये जो इसका ओरिजिनल कलर होता है जो फिनोप्थिलीन का, तो फिनोप्थिलीन जो है ये आपका कलरलेस होता है ओरिजिनल, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, और एसिड मीडियम में भी ये कलरलेस ही रहता है सेम, लेकिन बेस में ये पिंक कलर देता है। तो ये सिर्फ बेस के बारे में बता सकता है। जबकि अगर हम मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज जो है ये आपका ऑरेंज कलर का होता है ओरिजिनल, और ये जो है एसिड में रेड हो जाता है, और जबकि बेस में ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये आपके इंडिकेटर्स थे। अगर हम ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करें तो ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स जैसे कि ओनियन, वनीला, क्लव यानी कि लौंग वगैरह, तो ये जब एसिड में मिलाए जाते हैं तो इनका जो स्मेल होती है वो बनी रहती है, यानी कि एसिड में इनकी स्मेल बनी रहती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल फेड्स हो जाती, कम हो जाती है या काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो ये आपके जो है ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स थे। अब हम बात करने वाले हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, और इसमें एक्टिविटी 2.3 दी हुई है एनसीईआरटी में। तो इसमें जो है इस एक्टिविटी में गिवन है कि एक मेटल का एक सैंपल है जैसे कि जिंक ग्रेन्यूल्स, और उस जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने डाल दिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। तो आप देखेंगे कि ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स है इसके चारों तरफ जो है बबल्स बनने लगेंगे। ये बबल्स एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस होती है, H2 गैस। इसको जब आप किसी ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया इसको ऊपर से बंद कर दिया जाएगा कॉर्क वगैरह से, और उसके बाद जब इसको हम एक पाइप से, डिलीवरी पाइप से, ये पाइप जो है डिलीवरी पाइप है, इससे जब हम इसको पास कराएंगे सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का घोल, इसके अंदर जो है साबुन का घोल है यानी सोप सॉल्यूशन, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल्स बाहर आएंगे। उसके पास में अगर हम कोई कैंडल लेके आए तो ये जो है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ, बहुत ही हल्के हल्के साउंड के साथ ये जो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स जलेंगे। तो यानी कि पता ये चला कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में सॉल्ट फॉर्म होता है। तो इसकी जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूं, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे यहीं पर हम देख लें, एसिड हमने लिया था H2SO4 प्लस मेटल था जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये आपका है सॉल्ट, और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और जो है जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी और यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा,
ये होगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। लेकिन ये जो रिएक्शन जो हाइड्रोजन के बाहर आने का है, ये हर एक मेटल के साथ नहीं होगी। वही मेटल जो है एसिड और बेस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएंगे जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। एक्टिविटी सीरीज जो है मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में गिवन है, तो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जो भी हैं, जैसे जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी मेटल जो हैं, एल्युमिनियम वगैरह, ये सारी मेटल जो हैं वो एसिड और बेस में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे। लेकिन जो उससे नीचे हैं हाइड्रोजन से, वो नहीं निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। यानी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है। ये कार्बोनेट जो है CO3 कहलाता है, इसकी वैलेंसी 2- होती है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, इसको बाइकार्बोनेट, ये HCO3 होता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो मेटल कार्बोनेट का मतलब यह है कि कोई भी मेटल आकर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से आकर जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2.5। मैं यहाँ पर ये एक्टिविटी डायरेक्ट उसको आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमें जो है सोडियम कार्बोनेट लेना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करानी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। उसमें जो हमारा बनेगा, फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें तो NaHCO3 हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़े, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लेना होगा। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जैसे कि जब कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, इसको अगर हम लाइम वाटर यानी चूने का जो पानी होता है उसके साथ, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर के में इसको अगर हम पास कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराएं तो CaOH का होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इसमें पास कराएं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक तरह का सॉलिड होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और साथ में वाटर बन जाएगा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के रूप में भी इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिले कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बताएं, तब आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट, और इसी वजह से जो वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। यहाँ पर इसी में ये और आगे कह रहे हैं एनसीईआरटी में कि अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोवाइड कराएं, यानी अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्सेस का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेंगे। लेकिन जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये बना लेंगे CaCO3 प्लस साथ में जो H2O बना वो, और प्लस जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलकर बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो वो यहाँ आ जाएगी, HCO3 की वैलेंसी 1 है तो वो यहाँ आ जाएगी। तो ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोल्यूबल होता है
सोल्यूबल इन वाटर। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो लाइम स्टोन है या चौक है, मार्बल है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म है। इस चीज को आप समझिए जरा। लाइम स्टोन और चौक, मार्बल, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के ही फॉर्म है। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो इसकी जो जनरल रिएक्शन है, वो जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम बात करें हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, तो एसिड और बेस ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये आप मेरे हिसाब से आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, यानी जो जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। ये आपस में रिएक्ट करके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड प्लस बेस कहलाता है। इससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर और इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के नेचर को कैंसिल कर देते हैं, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बन जाता है। सॉल्ट में जो होता है वो बेस का हमेशा पॉजिटिव और एसिड का नेगेटिव वाले जो आयन होते हैं वो मिलके सॉल्ट बनाते हैं NaCl और प्लस H2O यहाँ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये जो सॉल्ट जो आपने यहाँ पर जो बन रहा है इसके बारे में भी कुछ समझ लीजिए आप थोड़ा, कि ये जो सॉल्ट बनता है ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रल हो। अगर स्ट्रोंग एसिड है और वीक बेस है, जैसे स्ट्रोंग एसिड यहाँ पर हमने ले लिया HCl और वीक बेस यहाँ पर हम ले लें CaOH का होल ट्वाइस, तो इसकी वजह से जो Ca प्लस HCl माइनस और ये 2 माइनस, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो CaCl2 और तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ये आपका सॉल्ट है। अब यहां समझिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रोंग एसिड है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका वीक बेस है। तो उसकी वजह से सॉल्ट बनेगा, तो ये आपका एसिडिक नेचर का होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस से रिएक्ट की जा रही है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, और दोनों अगर स्ट्रोंग हैं या दोनों वीक हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रोंग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रोंग है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। देखिए सबसे पहली बात यहां पर समझने वाली ये है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड को छोड़कर,
क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं ये एम्फोट्रिक नेचर का होता है, जो दोनों तरीके से जो है बिहेव करता है। और साथ में जिंक ऑक्साइड जो होता है वो भी आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि ये दोनों ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी। अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर हमने जिंक ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया, इनकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगी तो ये बेस की तरह काम करेंगे। अगर इनकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस की तरह, और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड की तरह जो है बिहेव करते हैं। तो इनको एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इनके अलावा जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे आपके Na2O ये आपका बेसिक नेचर है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपका जो है, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब ये बेसिक नेचर के हैं, मतलब ये बेस की तरह काम करेंगे, तो इनकी रिएक्शन अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं एसिड के साथ तो ये यही रिएक्शन होगी, यानी ये वाली सॉल्ट प्लस वाटर। तो जैसे यहाँ पर मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। जैसे यहाँ ले लें हम Na2O प्लस HCl, अगर यहाँ ले लें हम तो ये हमारा बन जाएगा 2NaCl और प्लस H2O। अब अगर हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ। अब अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लें तो मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड नेचर के होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये एसिड नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसकी जनरल रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो एसिड की तरह, तो इससे बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, यानी कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है। तो कॉमन ये है कि नंबर 1, एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अपने सॉल्यूशन में अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनाइज हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो एसिड है वो आपका बेसिकली H पॉजिटिव आयन देता है, एक्वस आयन या हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, H3O पॉजिटिव, ये एक ही तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.8, उसमें जैसे कि इन्होंने अल्कोहल ले लिया C2H5OH, एथिल अल्कोहल यानी शराब, दूसरा ग्लूकोज ले लिया इन्होंने C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें OH है। लेकिन इनको जब एक बीकर लिया और उसमें एक सर्किट बना दिया, यहाँ 2 ब्लेड लगा दिए और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी इन्होंने और बीच में एक बल्ब लगा दिया इन्होंने। तो जब यहाँ प्योर वाटर लिया तो कोई भी बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपने अल्कोहल डाला तब भी कोई बल्ब ग्लो नहीं होगा, और ग्लूकोज डालेंगे तब भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कोई एसिड जैसे HCl डाल दें या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो तुरंत जो है बल्ब ग्लो होने लगता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है अपने आयंस में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। एसिड जो है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन देता है वो, और बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। और जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल
कोई भी आयन नहीं देता, यानी H पॉजिटिव आयन में नहीं टूटता, इसलिए एसिड नहीं है। और इसी तरीके से ग्लूकोज भी जो है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं देता, इसलिए ना ये एसिड है ना बेस। तो इस वजह से जो है एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर हम बात करें कि एसिड और बेस का सॉल्यूशन कितना स्ट्रोंग होता है, तो जैसा मैंने बताया कि जितना अगर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जितने H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, नंबर 1। और अगर OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा। ये चीज़ समझ लीजिए आप, यानी H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे तो वो एसिडिक होगा और OH निगेटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे वो बेसिक होगा। तो इसके लिए एक pH स्केल होता है, pH स्केल। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, फिलहाल ये समझ लीजिए इस स्केल में 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू दी हुई हैं, यानी 7 जो होता है वो न्यूट्रल माना जाता है और 7 न्यूट्रल जो होता है वाटर का, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका जो pH होता है वो 7 होता है। और 7 से नीचे जितना भी आप बढ़ते रहेंगे, यानी कि 7 से जब वैल्यू लो होती जाएगी 6, 5, 4, 3, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू जो है 7 से ऊपर जाएगी तो वो बेस होता जाएगा। इसके लिए जो है एक पेपर होता है जिसको हम यूनिवर्सल पेपर कहते हैं। तो उस पेपर में इस सारे कलर जो होते हैं उसमें लिखे होते हैं, दिए होते हैं। तो जैसे ही आप उस पेपर को डालेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसमें कलर के हिसाब से आपको बता देगा कि ये कौन सा कितना pH है इसका। ज़्यादा रेड होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा ब्लू होगा तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये आपका एसिड और बेस चैप्टर था। इसमें अब जो है कुछ इंपॉर्टेंस जो है ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ और सॉल्ट के बारे में और उससे रिलेटेड जो केमिकल्स हैं उनके फॉर्मेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ बारे में ये मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।